आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स और एल्गोरिदम्स के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस देखेंगे, कुछ नोटेशंस हम देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे कि हम एल्गोरिदम्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई टास्क जब हमें दिया जाए और उस टास्क से रेलेवेंट हमें एल्गोरिदम डिजाइन करना हो, तो हमें किन किन स्टेप्स का, किन किन नोटेशंस का, किन किन कन्वेंशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम बेसिकली आपके डिजाइन फेज का हिस्सा होता है। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। याद रखें कि आपका एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये आप किसी स्पेसिफिक टूल के लिए नहीं डिजाइन कर रहे होते, ये आप किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं डिजाइन कर रहे होते, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ही नहीं करता। एल्गोरिदम बेसिकली जेनेरिक होता है। आप एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली डिजाइन करते हो और इसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम आगे जाके इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैन बी इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोसीजरल लैंग्वेज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एल्गोरिदम हमेशा जेनेरिक होता है, ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। हम किसी भी टूल, किसी भी लैंग्वेज में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम अगर आपसे पूछा जाए एल्गोरिदम में, तो फिर भी आप स्पेसिफिक नोटेशंस फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप बेसिकली हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम सूडो कोड की बात करते हैं तो सूडो कोड बहुत इजी फॉर्म में लिखने को कहते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाता है तो सूडो कोड जस्ट इंग्लिश में उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना सूडो कोड कहलाता है। सूडो कोड कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज सिंटैक्स। आप इजीली उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट हियर इन दिस कोर्स वी विल यूज C++ सिंटैक्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम मोस्टली इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो हम इसी से रेलेवेंट कुछ जो मुशाबहत रख रही होगी, इससे रेलेवेंट कुछ हम इंग्लिश यूज कर रहे होंगे। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, याद रखें जब भी एल्गोरिदम हम लिखते हैं और जब भी क्योंकि उस एल्गोरिदम की बाद में हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करनी है। जब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की फाइंड करते हैं, जब हम किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे, तो हमें स्पेस डोमेन में भी उसे देखना होगा और हमें टाइम डोमेन में भी उसे देखना होगा। स्पेस ट्रेड ऑफ और टाइम ट्रेड ऑफ दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। स्पेस ट्रेड ऑफ आपको यह कहता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करो जो कम से कम मेमोरी यूटिलाइज करे। मेमोरी मीन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टाइम ट्रेड ऑफ आपको यह कहता है कि जब आप एल्गोरिदम डिजाइन करो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम ले, यानी कम से कम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, वो कन्वर्ज करे। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली इसमें ट्रेड ऑफ पाया जाता है। किसी एक को ज्यादा करने से दूसरा कम होता है, कोई दूसरा कम होगा तो एक ज्यादा होगा। हम इसी को ही सारे कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेस ट्रेड ऑफ हमने किस तरह फाइंड करना है, टाइम ट्रेड ऑफ हमने किस तरह फाइंड करना है। हम आगे जब एल्गोरिदम डिजाइन कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसे डिटेल से डिस्कस करना है। किसी भी एल्गोरिदम के कुछ फीचर्स होते हैं जो आपने जहन में रखने हैं। आपका एल्गोरिदम 100% कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो आपको डिजाइन टास्क दिया गया है वो टास्क एटलीस्ट वो फुलफिल करे। आपका एल्गोरिदम फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि आपका एल्गोरिदम एक ऐसे स्टेट में, इनफाइनाइट स्टेट में चला जाए और आपके रिजल्ट्स ही प्रॉपरली प्रोड्यूस ना हो रहे हों। आपके एल्गोरिदम के एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एल्गोरिदम कोई आउटपुट ही ना जनरेट करे। मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक आउटपुट लाजमी है जो आपके एल्गोरिदम को जनरेट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें 0, 1 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं। आप अपने एल्गोरिदम को टास्क की मुनासबत के मुताबिक बेसिकली आप उसे इनपुट दे सकते हैं। आपका एल्गोरिदम करेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली जो भी टास्क आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए जो आप एल्गोरिदम लिखेंगे वो करेक्ट हो, क्लैरिटी हो आपके एल्गोरिदम में, कोई भी आपके एल्गोरिदम को इजीली स्टडी कर सके, स्टेप बाय स्टेप
उसे लिखा गया हो। ये कुछ फीचर्स हैं कि जब भी आप एल्गोरिदम डिजाइन करो तो ये आपने जहन में रखने हैं। अगर इन फीचर्स को जहन में रख के आप एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम आप बना पाओगे और एट द एंड ऑफ द डे आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो उसमें काफी फायदा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल हमने एक एल्गोरिदम किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमने एक एल्गोरिदम डिजाइन करना है सम नाम का, जो बेसिकली दो वैल्यूज को सम करे और एक वैल्यू रिजल्ट में प्रोड्यूस करे। तो हमने सबसे पहले इस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। टॉप पे एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन का होना बहुत लाजमी है। दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू रीड टू नंबर्स एंड सम। तो सिंपल हमारा टास्क ये है कि ये एल्गोरिदम बेसिकली दो नंबर रीड करने वाला है और इसने आउटपुट जनरेट करना है, एक वैल्यू इसने आउटपुट में आपको जनरेट करके देनी है। तो ये तो इस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन हो गई। ऊपर आपने लिख लिया कि इस एल्गोरिदम को इनपुट्स क्या क्या चाहिए, फिर आपने इस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन लिखी। अब आपने स्टेप स्टार्ट करने हैं एल्गोरिदम के। अगर आप स्टेप 1 में देखें तो सबसे पहले आपको रीड करना है कुछ नंबर्स को। अगर आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 नहीं होंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फर्दर प्रोसेसिंग कर सको। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको क्योंकि हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, अब हमने जब दो नंबर्स रीड कर लिए हैं तो उसके बाद स्टेप 2 हमने क्या परफॉर्म करना है। स्टेप 2 में अब हमने इनका सम कैलकुलेट करना है। तो साथ साथ डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लियरिटी आपके एल्गोरिदम में तब आती है जब प्रीवियस स्लाइड पे हमने कुछ फीचर्स पढ़े एल्गोरिदम के, तो उनमें एक फीचर था क्लियरिटी। तो क्लियरिटी आपकी तब आएगी जब साथ साथ आप कमेंट्स देंगे। तो कैलकुलेट दी सम, अब आप सम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो रिजल्ट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, आपने सम कैलकुलेट किया। स्टेप 3 में अब आपने जब सम कैलकुलेट कर लिया है तो अब डिस्प्ले करना है आपने रिजल्ट को। तो ये कमेंट्स है आपके सामने। एल्गोरिदम में अगर आप कमेंट्स देखें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रहे हैं और उसके बाद आपने डेफिनेटली राइट करना है, उस डिस्प्ले करवाना है उस रिजल्ट को। और स्टेप 4 में आपने फिनिश कर देना और उसके बाद एग्जिट। इसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज का एक कोड लिखा गया है। आप मेन फंक्शन में आए, मेन फंक्शन में आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट का वेरिएबल, जो कि तीनों वेरिएबल्स इन टाइप के हैं। फिर आपने रन टाइम पे ये वेरिएबल्स यूजर से लेने के लिए स्कैनफ का फंक्शन यूज किया। आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए, एम्परसेंड के ऑपरेटर के साथ आपने ए रन टाइम पे यूजर से लिया, बी रन टाइम पे यूजर से लिया। आपने दोनों का एडिशन कैलकुलेट करके रिजल्ट को असाइन किया और उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ स्कैनफ बेसिकली दो फंक्शंस हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम की एग्जांपल हमने पढ़ी, एल्गोरिदम के स्टेप्स हमने एक्सप्लेन किए, हमने एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बाद हर स्टेप के साथ हमने उसके कमेंट्स दिए और उसकी सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन भी देखी। होपफुली आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब एल्गोरिदम्स की कुछ नोटेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एल्गोरिदम का नाम डिसाइड करें तो कैपिटल फॉर्म में वो होना चाहिए, यानी कैपिटल में लिखें। कोशिश करें जो जिस चीज के बारे में एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वो एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका नाम बेसिकली कैपिटल में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैराग्राफ लिखते रहें, कुछ वर्डिंग्स में और मीनिंगफुल वर्डिंग्स होनी चाहिए वो। सेकेंड, आपने पैरामीटर्स बेसिकली बड़े क्लियरली डिफाइन करने हैं, जिस तरह प्रीवियस एल्गोरिदम में एग्जांपल में हमने किए। हमारे कुछ वेरिएबल्स थे, यहाँ इन केस अगर कोई फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स भी बड़ा क्लियरली आपने डिफाइन करने हैं। शुड बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, पैरामीटर्स जितने भी हों आप कोशिश करें कि उन्हें पैरेंथेसिस में क्लोज करें। वेरिएबल नेम्स कंप्राइजेस ऑन मोर देन 1 कैरेक्टर्स, कोशिश करें कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स हों, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करें। ए बी सी पी क्यू आर अगर आप लेते हैं तो वो कुछ मीनिंग्स नहीं कन्वे कर रहे होते। तो अच्छा ये है कि आप बेस्ट से बेस्ट डिस्क्रिप्शन वाले वेरिएबल्स सेलेक्ट करें। स्क्रिप्टिंग और लूपिंग वेरिएबल आर ऑफ सिंगल कैरेक्टर, जब आप लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करें
या कोई स्क्रिप्ट लिखें तो वहां आप सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्टरी कमेंट्स हमने पिछली एग्जांपल में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कमेंट्स बताए। डिस्क्रिप्शन एंड पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इंट्रोडक्टरी कमेंट ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है जो टॉप पे आपको नजर आ रहा था कि बेसिकली ये एल्गोरिथम है किस लिए, ये टास्क, ये प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन और पर्पस ऑफ एल्गोरिथम आपने लिखना है। फाइनाइट स्टेप्स आपके पास होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टास्क की कंप्लेक्सिटी से ज्यादा उसके स्टेप्स हों। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना आपका एल्गोरिथम और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितने स्टेप्स उसके लिए जरूरी हैं उतने ही स्टेप्स आप रखो। कमेंट्स कोशिश करें कि आप हर स्टेप के साथ प्रॉपरली इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कमेंट्स लिखें। कमेंट्स हमें ये बताते हैं कि ये स्टेप बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लगा है, किस पर्टिकुलर सब टास्क को सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेप लिखा है। तो कमेंट्स आपके हर एक स्टेप के साथ होने चाहिए। इनपुट स्टेटमेंट्स में आप रीड की वर्डिंग यूज कर सकते हो। कोशिश करें ये स्कैन एफ अगर आप कैपिटल में लिख लें तो बहुत अच्छा है। एफ स्कैन एफ, सी आउट, सी इन ये सारे लेकिन कैपिटल में अगर लिखें तो एक कन्वेंशन है, क्योंकि एल्गोरिदम तो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रही होती, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो रीड आप लिख सकते हैं, आप स्कैन एफ लिख सकते हैं, सी आउट लिख सकते हैं, लेकिन स्कैन एफ, सी आउट, सी इनको कैपिटल में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, आउटपुट अगर आप इसे इस तरह लिखते हैं तो स्कैन एफ केस सेंसिटिव जिस तरह लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, तो फिर लगेगा आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा एल्गोरिथम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आउटपुट स्टेटमेंट में आप राइट लिख सकते हैं, स्प्रेंटिफ को कोशिश करें आप कैपिटल में लिखें, सी आउट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कैपिटल में लिखें। तो होपफुली ये नोटेशंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कुछ और नोटेशंस हैं जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट हैं, जैसे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी है तो आपने किस तरह लिखना है। आप इफ के बाद कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं पैरामीटर में, उसके बाद देन का कीवर्ड लिख के कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद एंड एफ। आप इसे इफ देन एल्स एंड एफ भी लिख सकते हैं, आप नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। जिस तरह ये एक छोटा सा एल्गोरिथम आपको नजर आ रहा है, यहां सिंपल लिखा हुआ है क्योंकि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो फिर क्या हो, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो, डिस्प्ले का ऑपरेशन परफॉर्म हो। ए को बेसिकली आप प्रिंट करो कि ये ए ही लार्ज वैल्यू है बी और ए में। एल्स अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर आप बी को लार्ज कह दो, तो राइट बी लार्ज। तो इफ देन एल्स के केस में या इफ एल्स एंड एफ के केस में आप अपने एल्गोरिथम या अपने जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट उसे आप इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद अगर नोटेशंस हम लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए, फॉर लूप के लिए, व्हाइल लूप के लिए या अनटिल कीवर्ड के लिए डिजाइन करें तो एग्जांपल 1 इसका देखें, क्योंकि लूपिंग स्ट्रक्चर बेसिकली रिपीटिशन के लिए यूज होता है। तो आप रिपीट स्टेप 2 को आप रिपीट करना चाह रहे हैं, 1 से आपने स्टार्ट करना है, कैपिटल एन तक आप चाहते हैं कि ये लूप चले। कैपिटल एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, और 1 इसका स्टेप साइज हो। ये इंक्रीमेंट जो होता है आपके लूपिंग स्ट्रक्चर में आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रिपीट स्टेप 2 टू स्टेप 4। स्टेप 2 से स्टेप 4 तक रिपीट करना है और लूपिंग स्ट्रक्चर 1 से स्टार्ट होना, इनिशियलाइज हो, कैपिटल एन तक चले और 1 इसका स्टेप साइज हो। एग्जाम्पल 3 एक गिवन है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो रिपीट स्टेप 2, व्हाइल का लूपिंग स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, इस पे डिपेंड कर रहा है। और एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखी है कि रिपीट स्टेप 2 को ही आप रिपीट करना चाहते हैं अनटिल कब तक, जब तक आई इज ग्रेटर देन 10 ना हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। अब डिपेंड करता है कि आप टास्क कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं और जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो, जिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप फॉलो करना चाहते हैं, आप अपने टास्क के अकॉर्डिंगली उसे फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसे। उसके बाद जब आपने फिनिश करना हो तो उसके लिए नोटेशंस आप मोस्टली लास्ट में, जब आपके एल्गोरिथम्स के लास्ट स्टेप हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं। आप मेन एल्गोरिथम को जब आपने
फिनिश करना हो तो एग्जिट लिख सकते हैं। सब एल्गोरिदम को जब आपने फिनिश करना हो तो आप रिटर्न लिख सकते हैं। होपफुली आप एल्गोरिदम की बेसिक्स को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।